हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। कंपनी का जो चीज़ है जिसको आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं वो मेरे को जो अंदाज़ा आया है वो एक बड़े यूट्यूबर्स हैं और या जो बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर में ये जो नाम है पर्टिकुलर इस कंपनी का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2025 के बाद में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी के अंदर में और क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। और क्या फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है जितना हमें ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनके पास में 3-4 लाख या मिलियंस में फॉलोइंग है वो बोल रहे हैं, या फिर जिनके टेलीग्राम में अपनी 1.5-2 लाख के आसपास फॉलोइंग है वो वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। क्या पोटेंशियल है रियलिटी में और क्या रिस्क हमें नज़र आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बैक स्टोरी राइट पीछे से हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है टोबैको वाली कंपनी, ध्यान रखना, ये गुटखा वगैरह बनाने का काम करती है राइट। इसी के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले सामने जो देखने को मिल रहा है और इस कंपनी का जो पहले नाम है वो है एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड आज के दिन 100 रुपीज़ का इसका शेयर है और जो पूरी वैल्यू है इस कंपनी की वो 16,000 करोड़ रुपए की है। ये तो तब वैल्यू है 16,000 करोड़ रुपए की जब इसका शेयर प्राइस 100 रुपये का है। ये 400 रुपये के ऊपर में भी इसका शेयर प्राइस था राइट। स्प्लिट होने से पहले वारंट्स इशू वगैरह स्प्लिट होने के बाद में वारंट्स वगैरह जो हैं उनको इशू करने के बाद में जो बाद में शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से बाद में शेयर प्राइस नीचे एडजस्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पर उसकी वजह से उसके बाद में 400 का प्राइस है, उससे पहले तो बहुत ऊपर था राइट। अगर हम लोग पहले अगर देखा हो किसी भाई ने तो एलिटकॉन का जो शेयर प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, बाद में नीचे शिफ्ट हो जाता है जैसे जैसे ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं इनके साथ में। अब पॉइंट की बात ये है कि इसके अंदर में हो चल क्या रहा है। तो ये गुटखा बेचने वाली कंपनी है। अब यहाँ पे रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने कुछ जो है रूल्स में बदलाव किया है, उनके ऊपर में टैक्स वैक्स जीएसटी वगैरह का कुछ इफेक्ट आया, जिसकी वजह से आईटीसी हो गया, गॉडफ्रे हो गया, ये जो गुटखा बनाने वाली सिगरेट वाली जो कंपनियाँ होती हैं इनके ऊपर बहुत भयंकर डाउनफॉल देखने को मिला इन शेयर्स के अंदर में। बट पॉइंट ये है कि एलिटकॉन इंटरनेशनल है, इसके जो शेयर्स हैं इसके बारे में जो चर्चा चल रही है कि इसको एक्चुअली फ़ायदा है उस चीज़ से, इसको मतलब नुकसान नहीं है उन चीज़ों से, इसको एक्चुअली शेयर को ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर में बने रहने की उम्मीद है। अब ये तो समझने वाली बात नहीं है कि दूसरी कंपनियों को फ़र्क पड़ रहा है, इसको नहीं पड़ रहा। क्यों कि ये बोल रहे हैं कि इनका मोस्टली जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का है और जो जीएसटी वगैरह या फिर जो दूसरे जो टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं वो इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो बन के जब बिकता है इंडिया के अंदर में ही तब उस पर जो है टैक्सेस वगैरह लागू हैं। जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर में टैक्सेस वगैरह लागू नहीं है, तो इनके ऊपर में उसका जो है इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट की बात तो सही है। दूसरी चीज़ इनके बारे में एक काफ़ी जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, एलिटकॉन इंटरनेशनल के बारे में, कि इनका एक बहुत बड़ा इनको एक ऑर्डर मिला है। दैट इज़ लगभग कितने रुपए का आपको मानोगे, लगभग 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको मिला हुआ है। जो कि यहाँ पर इनको जो मिला है वो ऑर्डर वो मिला है इनसे, क्या नाम है इस दूसरी पार्टी है इसका, दैट इज़ यूवी इंटरनेशनल ट्रेड FZE का, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इनको जितने में इनको एग्जीक्यूट करना, 8.75 बिलियन रुपीज़ का है, लगभग 875 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये राइट, 875 करोड़, वो भी सिर्फ बेसिकली जो टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर के है ये। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या ये कंपनी इतनी कैपेसिटी रखती है कि इतना बड़ा ऑर्डर फुलफिल कर पाएगी। नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर हम लोग इनकी बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाँ इनका जो रेवेन्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। 549 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने माल बेचा और यहाँ पे 3,124 करोड़ का माल बेचा। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो माल बेच रहे हैं ये सारा टोबैको नहीं है, जो इनका पूरा टोटल रेवेन्यू है इसमें एग्री प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है। ये दूसरे जैसे मिर्च मसाले होते हैं उनको भी बेचने का काम करते हैं। बेसिकली कौन से मिर्च मसाले वगैरह बेचते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एक FMCG प्रोडक्ट्स को भी बेचने का काम करते हैं जिसके अंदर में इनके होता है एग्री कमोडिटी वर्टिकल, राइस, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, एडिबल ऑयल्स, पैकेज्ड फूड्स, बेवरेजेस, ये सब कुछ भी बेचने का काम करते हैं आज के दिन। बट द पॉइंट इज़ यहाँ पर जो ये माल बेचा है 549 करोड़ का, तो मार्च 2025 तक के 24-25 के बीच में जो पूरे साल में बेचा है उसमें मोस्टली जो है 90% से ऊपर टोबैको का ही रेवेन्यू है। बट यहाँ पे जो माल बेचा है TTM बेसिस पे जो देख रहे हैं 2025 के बाद में, मार्च 2025 के बाद में जो यहाँ पर रेवेन्यूज़ आए हैं, जैसे यहाँ पे 2200 करोड़ का रेवेन्यू आया है राइट। ये जो रेवेन्यूज़ हैं 525 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आया है, इसके अंदर में सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है वो उसका नहीं है, टोबैको का नहीं है, उसमें काफ़ी कम पोर्शन, जो इसका मतलब देख लो कि
आधे से भी आधा जो रेवेन्यू है वो टोबैको से आया हुआ है। दैट मीन्स कि जो रेवेन्यूज़ यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ये टोबैको सेल की वजह से नहीं है, ये पैकेज प्रोडक्ट्स के बेचने की वजह से हैं। अब पर्टिकुलरली कौन सा पैकेज प्रोडक्ट ये बिक रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाई। उनको हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कौन सा पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है, राइस बेच रहे हैं, कच्चा माल बेच रहे हैं, पैक करके बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पाई उसकी इन्फॉर्मेशन, राइट। दूसरी चीज़ कि अब इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, इसको चला कौन रहे हैं, राइट। जो सवाल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो वो कौन सी कंपनी दे रही है, तो यहाँ पर उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश की। तो यहाँ पे यूवी इंटरनेशनल ट्रेड FZE, ये फ्री जोन जो है जो कंपनियां होती हैं, ये जो कुछ एरियाज़ डिसाइडेड होते हैं कि ये जो इस एरिया के अंदर में अगर ये रजिस्टर्ड होते हैं, इस पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर में अगर प्रोडक्ट अपने बेचते हैं तो फ्री जोन के अंदर में आएंगे, उन पर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं, उनको गवर्नमेंट की दूसरी जो छूट है वो भी देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो बेसिकली एक बिचौलिया है, ट्रेडर है, राइट, जो सामान खरीदती है कहीं दूसरी कंट्रीज से, फिर आगे दूसरी कंट्रीज़ में या फिर कहीं और पे उनको पास ऑन कर देती है। तो ये उस पर्टिकुलर कंपनी ने ऑर्डर दिया है। अब इसके बारे में जब हमने इन्फॉर्मेशन पता की तो ये बेसिकली पिछले कुछ सालों के अंदर में पिछले जो है यहाँ पर देखने को मिला कि 265 करोड़ का इन्होंने $265,000 का इन्होंने जो है वो इम्पोर्ट किए हैं। FZE ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसने, और इन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो मिलियंस में दिया है, और पिछले पूरे साल के अंदर में इन्होंने 265,000 के ही इम्पोर्ट्स वगैरह किए हैं। उसमें भी मेजरली जो इन्होंने इंपोर्ट प्रोडक्ट्स वगैरह किए हैं वो जो है वो व्हीकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज वगैरह, पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है $230,000 के आसपास में। उसके अलावा $20,000 का इन्होंने जो है ये फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह, इनको भी इन्होंने ऑर्डर किए हैं, बट अगेन एक बहुत कम पार्ट। और फिर अचानक से इस साल ये ऑर्डर दे देती है मिलियंस का, वो भी अगले 2 साल में एग्जीक्यूट होने का। तो वहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि ये जो ऑर्डर है ये क्या है, ये पर्टिकुलरली जो एक कंपनी जो अचानक से। दूसरी चीज़ 2024 में इनका जो टोटल मिला के जो इंपोर्ट था वो लगभग कितना 16,000 करोड़ के आसपास में ही था, 16,000 USD के आसपास ही था। फिर अचानक 16,000 था, कितना था, एक सेकंड में आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरा लिखा है, लगभग 16-20,000 के आसपास में था, या 16,000 के आसपास में था। अचानक से फिर वो बढ़ गया कितना 2025 के अंदर में, एक ही साल के अंदर में जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ के हो गए 265,000 के आसपास में। मेजरली ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये इंपोर्ट कर रही है माल इंडिया से ही। अब हमने इस कंपनी के जो ओनर्स वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, बट हमको उनके ओनर्स की वगैरह इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, बिकॉज इस मामले में थोड़ा सा वो जो नियम है वो UAE के जो है वो सख्त हैं, तो वहाँ पर हमको ओनर्स वगैरह डिटेल्स नहीं मिली। अगर मिल पाती तो और ज़्यादा पिक्चर्स क्लियर हो पाती कि इतना बड़ा कंपनी अचानक से आती है, 2024 में थोड़ा सा इंपोर्ट करती है, फिर अचानक से $265,000 का इंपोर्ट करती है, और फिर अचानक से एक कंपनी को ही सिर्फ टोबैको के लिए ही इतने $1,000,000 का, लगभग 800-900 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे देती है। तो ये थोड़ा सा अगेन काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग नज़र आता है कि ये ऑर्डर रियलिटी में एग्जीक्यूट होने वाला है या फिर सिर्फ कागज़ों में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसों का फेर घुमाव होने वाला है कि रियलिटी में कमोडिटी का भी फेर घुमाव होने वाला है। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है कि ये एक्चुअली यहाँ पर एग्जीक्यूशन, ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये सिर्फ रिसिप्ट काट रही है, कागज़ों में पूरा बिजनेस चल पा रहा है, या फिर ग्राउंड पे कुछ हो भी रहा है, उसका अगर हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया, वो इस वजह से आया कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है दैट इज़ दिस वन एलिटकॉन इंटरनेशनल, बिकॉज इसी की एक सब्सिडरी है जो कि 2024 के अंदर में ही इसके जो आज के जो प्रमोटर हैं कंपनी के, उन्होंने एक्वायर वगैरह 23-24 में ही एक्वायर किया उन्होंने। उसके बाद में उसका कुछ खास रेवेन्यू भी नहीं है, उसको अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है इनकी सब्सिडरी को, वो भी एक अगेन कैसे मिल गया, और फिर ऐसे फर्म से मिल गया जो कि अगेन एक ऑलरेडी रेड फ्लैग के अंदर में आ रखी है। मतलब उसके अगर डेटा को हम लोग चेक करते हैं तो दोनों साइड से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और कि ये कंपनी, अब आगे जो चीज़ को समझने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग इनके मैनेजमेंट को देख लेते हैं, राइट। मैनेजमेंट को देखने से पहले चलो इसको ही समझ लेते हैं, ताकि हमें दोबारा वरना इसी टॉपिक पे फिर से आना पड़ेगा रेवेन्यू वाले के ऊपर में। इनके जो रेवेन्यूज़ हैं हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पर हमें चेक कर पा रहे हैं, जैसे मैं इसको स्टैंडअलोन में कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज एक्वायरिंग वगैरह जो नई कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है 2021-22 के बाद में इन्होंने बहुत कंपनियों को खरीदा है,
दूसरी कंपनियों जो डिफरेंट बिजनेसेस करते हैं, जैसे टोबैको वाली कंपनी हो गई या फिर दूसरी जो कंपनियां हो गई जो एफएमसीजी सेक्टर में काम करती हैं, उनको एक्वायर किया इन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी इनका जारी होने लगा। उससे पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट नहीं था, स्टैंड अलोन था, बिकॉज कंपनी अकेले ही अपने दम पे ही काम करती थी, दूसरी कंपनी इसकी सब्सिडरी नहीं थी। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो नया मैनेजमेंट आया था वो लगभग 21-22 के अंदर में आ गया था। उसके बाद में इनका जो मेन रेवेन्यू आने लगा है, 23 को कुछ खास रेवेन्यू नहीं है, 24 को कुछ खास रेवेन्यू नहीं है, 25 में अचानक से बूम आना शुरू होता है, बिकॉज इन्होंने एक्विजिशंस वगैरह किए हैं वहाँ पे। 200 लगभग कितने का आया है, 298 करोड़ का, वो भी कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर में आया है टोबैको सेल करके। और यहाँ पर देखने मिल रहा है अगर हम लोग इनकी सब्सिडरीज का रेवेन्यू भी इंक्लूड कर लेते हैं तो लगभग 549 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट कितना जनरेट किया पूरे साल में 2024-25 में, वो है 70 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला सारी सब्सिडरी वगैरह पूरे बिजनेस को देखते हुए। अब पॉइंट की है कि हाथ में कैश कितना आया है, बिकॉज अगर हम लोग टोबैको बिजनेस को देखते हैं तो काफ़ी कैश रिच बिजनेस होता है, उसमें बहुत पैसा हाथ में आता है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश फ्लो बिजनेस, कैश फ्लो को अगर चेक करते हैं तो 99 करोड़ रुपीज़ जो है हाथ में आए ही नहीं, रिसीवेबल्स रह गए। दैट मीन्स कि कंपनी का जो माल है वो बेसिकली उधारी में बिका है, और बिका तो है, नेट प्रॉफिट आया है 70 करोड़ का, बट 99 करोड़ रुपीज़ की उधारी ही रह गई, मतलब हाथ में कुछ भी नहीं है। कैश जो है यहाँ पर नेगेटिव में पड़ा हुआ है, कैश टोटल ओवरऑल कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में पड़ा हुआ है। अब वो भी जीरो यहाँ पर पड़ा हुआ है, नेगेटिव नहीं जीरो है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड्स पेबल, कि जिन सप्लायर से इन्होंने माल उठाया था उनको भी इन्होंने पे नहीं किया, तो वो कैश बोला हमारे पास में बचा हुआ है, जिसकी वजह से नेगेटिव है। अदरवाइज इनकी हालत बहुत, कैश फ्लो के अंदर में तो बहुत हालत घटिया है। अब यहाँ पर अचानक से कंपनी बढ़ती है। इस साल का जो है पूरे साल का डेटा यहाँ पर नहीं है हमारे पास में, सिर्फ 2 क्वार्टर्स का डेटा है। 2 क्वार्टर्स में कंपनी बोल रही है कि हमने जून वाले क्वार्टर में 525 करोड़ रुपए का माल बेचा, और फिर अभी सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर में हमने 2192 करोड़ का माल बेच दिया। तो लगभग हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर में देखा जाए तो हमने लगभग 2600 करोड़ का माल बेच दिया है, जिसमें हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो लगभग 200 एंड समथिंग का निकाला। कितना हो गया ये, 180-90 के आसपास का निकाला है, 80-90 करोड़ का। उसमें भी अगर हम लोग देखें क्या इन्होंने कैश निकाला है उसमें भी, या फिर कैश इनका फिर से अटक रहा है, उसके डेटा के लिए हमको इनके चलना पड़ेगा, इनके जो ये वाला डिटेल्स। तो ये कैश फ्लो है इनका, जो इनका हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर में जो एंड हुआ था क्वार्टर सितंबर, उसका डिटेल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखने मिल रहा है इनका अगेन 494 करोड़ रुपीज़ नेट प्रॉफिट कितना निकला, 180-90 करोड़ के आसपास में, 500 करोड़ रुपए के आसपास तक का कैश फ्लो अटका पड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल्स बन गया। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 300 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 368 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव में। अब वो पॉजिटिव में किस लिए है, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को देखने मिला कि इनकी इन्वेंट्री जो इनके पास में पड़ी हुई थी 237 करोड़ की, वो इन्होंने दिखा रही कि हमारी ज़्यादा बिक गई है, तो हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास में कैश तो एक तो वहाँ से आया, दूसरा कैश कहाँ से आया कि हमने जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको पे नहीं किया, तीसरा हमारे पास में और हमने लोन वगैरह ले लिया थोड़ा बहुत, तो उस वहाँ से हमारे पास में कैश फ्लो पॉजिटिव है। बेसिकली जो बिजनेस से पैसा आना चाहिए, मतलब इनके पास में जो कैश यहाँ पर जो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं है, ये इनको अल्टीमेटली वापस पे करना है उन लोगों की वजह से पे उनके पास में पॉजिटिव है। बिजनेस से जो पैसा आना चाहिए कैश, वो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि जो माल बेच रहे हैं उसका पैसा सिर्फ अटक रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू जो है लगभग 2700-2800 करोड़ का है, तो उसमें से 20 इनका जो नॉर्मल ऑन एन एवरेज अगर नेट प्रॉफिट कितना निकाल पा रहे हैं, तो लगभग यहाँ पर निकाल ले पा रहे हैं 2000 करोड़ में से 117 करोड़, तो लगभग ये 5% के आसपास में निकल के आता है, राइट। 5% के आसपास नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रहे हैं पूरा एफएमसीजी और टोबैको दोनों को मिला के। टोबैको वाले बिजनेस से अगर देखा जाए पर्टिकुलरली, तो ये लगभग निकाल ले पा रहे हैं 10-12% के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रहे हैं वहाँ पे। बट इनका जो पैसा अटक रहा है टोटल ओवरऑल मनी, वो लगभग 20% के आसपास में अटक जा रहा है। नेट प्रॉफिट 5-6% है दोनों सेगमेंट के, इनके रेवेन्यूज़ को देखते हुए पैसा अटक रहा है 20% के आसपास में। ये बिजनेस कैसे सस्टेन कर पाएगा, जबकि ऐसे बिजनेस में काम करते हुए जहाँ पर कंपनी जो है टैक्स को बचाने के लिए एक्सपोर्ट कर रही है, और ऐसे बिजनेस के अंदर में कर रही है जहाँ पे कैश रिच बिजनेस है, वो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कैश रिच मतलब कि पैसा दो और पेमेंट दो और माल लो, उस टाइप का बिजनेस है।
नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या कर रहा है? तो मैनेजमेंट ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या करता है? ऑफ कोर्स ये बात है, लोन लेता है। तो कंपनी को क्या मिल रहा है यहाँ पे लोन मिल रहा है और कंपनी लोन पे लोन उठाई जा रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म लोन अभी जो मार्च 2025 से पिछले 6-7 महीने के अंदर, 9 महीनों के अंदर, 6 महीनों में मान लो, सितंबर 2025 तक का डेटा है। उसके बाद इन्होंने और लोन उठा रहे हैं। अभी 500 करोड़ रुपए का लोन उठाने के लिए इन्होंने फिर से मैनेजमेंट की मीटिंग में बुलाई है। तो उसमें 500 करोड़ रुपए तक का या फिर उससे भी ज़्यादा लोन ये और उठाने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली FCCB से उठाने वाले हैं। फॉरेन जो करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उनके थ्रू उठाएंगे, बिकॉज इंडिया की जो बैंक्स होती हैं हो सकता है कि इनको लोन वगैरह ना दें। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 114 करोड़ का, 261 करोड़ का, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस से तो पैसा आ नहीं रहा, बट बिजनेस को दिखाना है कि चल रहा है अच्छा वाला। अगर दिखाना है तो किस तरीके से चल रहा है भाई, आप लोग अपनी कंपनी को चला कैसे पा रहे हो? बिकॉज कंपनी की तरफ से तो पैसा अब जनरेट, बिजनेस से तो कैश आ नहीं रहा, तो हम बोला लोन से पैसा उठा रहे हैं। और तो और दिक्कत मेरे को तो यहाँ पे दिक्कत हो गई कि कंपनी ने डिविडेंड तक जारी किया है। जिस कंपनी के पास में पैसा आ ही नहीं रहा है, कैश आ ही नहीं रहा है, वो डिविडेंड कैसे जारी कर सकती है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी रिसेंटली, इनका जो अभी रिसेंट के अंदर में क्या हुआ है, डिविडेंड जारी हुआ है 0.5 करोड़ रुपीज़ का। तो टोटल अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस पर शेयर डिविडेंड को, तो लगभग 8 करोड़ रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है लोन के पैसों को। मतलब लोन से पैसा उठा के फिर डिविडेंड पे कर रहे हैं। मतलब हालत गजब हो रखी है। दूसरी चीज़, कंपनी का जो मेनली फोकस यहाँ पर नज़र आ रहा है वो फेस वैल्यू को देखते हुए, प्रेफरेंशियल इश्यूज़ को जारी करते हुए, राइट इशू से पैसा उठाते हुए, राइट इशू से तो भी नहीं उठाया आई थिंक, बट वारंट्स वगैरह जारी करते हुए, तो कंपनी का मेन फोकस लग रहा है शेयर प्राइस को नीचे दिखाने का। मतलब कि शेयर प्राइस को किसी न किसी तरीके से नीचे लेके आया जाए, सो दैट कि प्राइस जो है सस्ता लगे आम पब्लिक को। बिकॉज वो सस्ता लगने के पीछे रीज़न क्या है? वो सस्ता लगने के पीछे रीज़न ये नज़र आ रहा है कि कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक जो है यहाँ पर डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। 75%, 60%, 59% और फिर 59.43%। जो कंपनी के मेन यहाँ पर प्रमोटर नज़र आ रहे थे पहले, उन्होंने तो मोस्टली अपना मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो ऑलरेडी बेच चुके हैं, वो निकल चुके हैं मेजरली। अब लास्ट नेल इन द कॉफिन जो है वो मुझे लग रहा है कि ये जो पैसे उठाने वाले हैं उनसे लास्ट नेल इन द कॉफिन डाल के फिर ये यहाँ से गायब होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी यही लग रही है, बिकॉज मैनेजमेंट, ये जो मेन आदमी है वो ही यहाँ से अपने आप को एग्जिट कर ले रही है। यहाँ पर अब ये मेन आदमी क्यों नज़र आ रहे हैं, इन्होंने कंपनी को कब एक्वायर किया, उसकी अगर बात करता हूँ तो थोड़ी सी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। ये कंपनी जो थी, ये बेसिकली इसका जो नाम था वो अलग नाम था। इसका क्या नाम था उसकी बात करता हूँ। ये जो कंपनी है साड़ियाँ बेचने का काम करती थी, साड़ी वगैरह बेचने का काम करती थी, और कंपनी का जो मेनली नाम था वो था काशीराम जैन एंड कंपनी लिमिटेड, राइट। तो इसका फिर नाम चेंज किया गया 19-20 के आसपास में। फिर जो शेयर होल्डर जो होते हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके अंदर में एक बड़े शेयर होल्डर का नाम सामने आता है। पब्लिक शेयर होल्डरिंग के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ ओवर हियर। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये रहा देवानंद विशाल जी। तो लगभग 19-20 के आसपास में इनके पास में, मतलब ये इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं बेसिकली। मतलब जो पुराने जो प्रमोटर्स होते हैं उनके खरीद भी लेते हैं, तो ओपन ऑफर निकालते हैं और बाद में इस कंपनी को ये एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद में ये एक्वायर करने के बाद में इस कंपनी को पर्टिकुलरली कुछ खास काम नहीं करते हैं कंपनी के अंदर में, बस उसको जैसा का तैसा उठा करके दूसरे जो प्रमोटर्स हैं, दूसरे जो लोग हैं उनको बेच देते हैं, जिसमें विपिन शर्मा जी मेन प्लेयर थे। उनके और भी प्लेयर्स होते हैं, उनको साथ में मिलकर, जैसे DUC एजुकेशन ट्रस्ट हो गया, या अमेरिक रियल एस्टेट हो गया, लेमन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनको ये जो पर्टिकुलरली कंपनी बेच देते हैं। वो उस वक्त जब ये बेच रहे होते हैं तब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी के बेचते वक्त ये जो डील होती है वो 21-22 के अंदर में होती है, 21-22 का फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। उस वक्त इसकी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो रहे होते हैं वो लगभग हो रहे होते हैं 15 लाख के आसपास में, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आज के दिन अगर आप लोग उठा के देखोगे इस कंपनी के पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं कितने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर कंपनी के पास में आज के दिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 160 करोड़। इसके बाद में 2021-22 में एक्वायर करने के बाद में इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट ने इतना पैसा उठाया, इतना पैसा मार्केट से उठाया, वारंट्स इशू करके, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो प्लेसमेंट्स होते हैं उसके थ्रू इन्वेस्टर्स को पैसा दे के, FCCB के थ्रू आई थिंक उठाया है इन्होंने, FCCB के थ्रू भी उठाया है, एंड अभी और उठाने वाले हैं।
उसके बाद में फिर जो पैसा उठा करके है उससे दूसरी कंपनी एक्वायर की जो जिस पर्टिकुलर फील्ड में जो काम कर रही हैं उनको, फिर इन्होंने धड़ल्ले से माल बेचा, और माल भी ऐसी जगह बेचा जहाँ से रेवेन्यू आ तो रहा है, रेवेन्यू दिखाई तो जा रहा है कागजों में, बट नेट प्रॉफिट दिखाई भी जा रहा है कागजों में, बट कैश आ नहीं रहा है, ऐसी जगह धड़ल्ले से पैसा। तो अब कौड़ियों के भाव कंपनी खरीदी, बाद में जनता से पैसा उठाया, और फिर बाद में ऐसी कंपनियों को खरीदा गया जिनका बिजनेस था जिस पर्टिकुलर फील्ड का, फिर उस माल को बेचने का दिखाया गया, और वहाँ से फिर ऐसी जगह बेचा गया जहाँ पर रेवेन्यू दिख तो रहा है, नेट प्रॉफिट भी दिख रहे हैं, बट कैश नहीं दिख रहा है। और अभी भी कंपनी को सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क है कि हमें और पैसा उठाना है। अभी मैं कुछ पूछूँ क्यों उठाना है, इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, वही हैंडल नहीं हो रहा है, और पैसा उठा के क्या करना है। ये इस पूरी पर्टिकुलर कंपनी की कहानी नज़र आ रही है, जहाँ पर मोस्टली प्रोबेबली काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। अभी मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन कुछ और नहीं ढूंढ पाया, मैंने ट्राई किया बट आई कुडंट फाइंड। जैसे कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स का जो डेटा होता है उसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। पर्टिकुलरली कौन सा पर्टिकुलर एग्री कमोडिटी प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, उनका बायर कौन है, और वो जो बायर है उसकी आगे की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पता चल जाए कि यार वो कहाँ बेच रहा है माल को रियलिटी में। तो अब कहीं ना कहीं तो वो रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं तो बेच ही रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाए। दूसरा, इन्होंने जो कंपनियां एक्वायर की हैं उनकी पहले हालत क्या थी, आज क्या हालत है, और उनके अंदर में क्या मशीनरी इंस्टॉलमेंट हुआ है। क्योंकि अगर इतना बड़ा बिजनेस अगर इनकी सब्सिडीज़ के थ्रू रेवेन्यू आ रहा है तो उनके अंदर में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ ही होगा, एसेट्स भी आए होंगे, मशीनरीज भी लगी होंगी, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो फिर इस पूरी कंपनी की हम लोग निचोड़ के डेटा सामने ला सकते हैं। बट जो जितना ऊपर ऊपर से देखा है, ये भी ऊपर ऊपर से नहीं था, काफ़ी अंदर जाके हमने देखा, बट और अंदर जाके देखें तो पूरा निचोड़ सामने आ सकता था। बट जो नज़र आ रहा है वो उसको देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी यहाँ पर घपला तो है, काफ़ी घपला है, घपला तो नज़र आ रही है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी मैं सिर्फ देखा कि इसका काफ़ी नाम नज़र आ रहा था, तो अभी जो है काफ़ी रेड फ्लैग्स इसमें नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों इससे बचने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आने वाला टाइम के अंदर में जो रियलिटी है वो तो सामने आ ही जाएगी, क्योंकि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, सूरज और सत्य छुपा नहीं रह सकता, वो सामने आ ही जाता है। तो आई थिंक इसकी भी आ ही जाएगी जो सत्यता है वो टाइम के साथ में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा भाइयों के सवाल। दिस वाज जस्ट इन स्मॉल एनालिसिस।